हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो जितने स्टूडेंट लाइव क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म कर देंगे उनका ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। प्लीज कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव क्लास को, कर दीजिए कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। यस, डू इट क्विकली। तो हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेसन से। लास्ट लेसन में हम डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल ए बीएफएम के पेपर में चैप्टर नंबर 5 फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स। तो उनके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इसके बाकी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस। सो 9 मंथ्स का जो पीरियड है उसको कितने पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए या 9 मंथ्स के लिए। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का पीरियड कितना है? तो एक्सटेंशन का जो पीरियड है वो है 6 मंथ्स एट ए टाइम, एक बार में 6 महीने। तो 9 मंथ्स में अगर रियलाइजेशन नहीं होती तो रियलाइजेशन के पीरियड को ऑथोराइज्ड डीलर बैंक एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। What is name of the form which exporter should apply for extension of time if bill is not realized within the stipulated time? तो वो फॉर्म कौन सा है जिसके ऊपर ये एक्सटेंशन अप्लाई किया जाएगा? ईडीएफ फॉर्म, ईटीएक्स फॉर्म, ईएफटी फॉर्म या ईटीएफ फॉर्म? एक्सटेंशन का फॉर्म कौन सा है? सो एक्सटेंशन का फॉर्म है ईटीएक्स। आंसर बी। Within how many months from date of export should amount representing full export value from this should be realized and repatriated into India? तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट होंगे उसका रियलाइजेशन पीरियड और उसका रिपेट्रिएशन पीरियड कितना है इंडिया में? तो 6 मंथ्स है, 9 मंथ्स है, 12 मंथ्स है या 15 मंथ्स है? So export from these specific locations. तो इनके केसेस में भी पीरियड वही 9 मंथ्स का है। Within how many months from date of shipment of goods should the amount representing full export value exported to warehouse established outside India be paid to AD? So warehouse exports के केस के अंदर ये रियलाइजेशन का पीरियड कितना है? 6 मंथ्स या 9 मंथ्स या 12 मंथ्स या 15 मंथ्स? वेयरहाउस एक्सपोर्ट्स के केस में सो वेयरहाउस के केस में दिस पीरियड इज 15 मंथ्स, 15 महीने का ये पीरियड है। What is obligation of AD with respect to all overdue bills which are not realized within due date? जो एक्सपोर्ट बिल AD के थ्रू भेजे गए फॉर कलेक्शन अगर वो ओवरड्यू हो जाते हैं तो उनमें AD बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है? टू वेव ऑफ लेट पेमेंट फी, टू फॉलो अप विगरसली विद एक्सपोर्टर, to inform रिजर्व बैंक और टू कीप बिल्स पेंडिंग इंडेफिनेटली। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? स्विच आंसर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बनता है उसको विगरसली फॉलो अप करना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेस्क्राइब्ड मेथड ऑफ पेमेंट। तो पहले हमने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को नोट किया, अब हम बात करेंगे प्रेस्क्राइब्ड मेथड ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट आएगी
उसका प्रेस्क्राइब्ड मेथड क्या है जिसे रिजर्व बैंक ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग फुल एक्सपोर्ट वैल्यू शैल बी रिसीव्ड थ्रू एडी बैंक। तो ये जो रियलाइजेशन आएगी ये अथॉराइज्ड बैंक के थ्रू आनी चाहिए, और इसके लिए रिजर्व बैंक की डायरेक्शंस हैं फॉरेक्स मैनेजमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट रेगुलेशंस 2016 की, उनको फॉलो करना होगा और ये फुल वैल्यू आनी चाहिए। सो जितनी वैल्यू के एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भेजे गए कवरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसकी फुल वैल्यू आनी चाहिए, और ये फुल वैल्यू रिसीव करेगा अथॉराइज्ड डीलर बैंक जिसके थ्रू इन गुड्स को, इन डॉक्यूमेंट को भेजा गया था। Every receipt in foreign exchange by AD shall be mentioned below. So जितनी भी रिसीट आएगी फॉरेन एक्सचेंज की अथॉराइज्ड डीलर के पास, तो उसको मेंशन किया जाएगा कैसे कैसे वो आएगी। सो ये आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट। सो इसके लिए बैंक ड्राफ्ट भेजा जा सकता है, पे ऑर्डर आ सकता है। सो पे ऑर्डर बैंक द्वारा इशू किया जाता है। एक्सपोर्टर के बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में ये क्रेडिट हो सकता है। सो नॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक का है आउटसाइड द कंट्री, तो अगर एक्सपोर्टर बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में ये पैसा आ जाता है तो भी वो परमिटेड है, या इनवर्ड रेमिटेंस आता है तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एक्सपोर्टर बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट को क्रेडिट हो जाना, या इनवर्ड रेमिटेंस के द्वारा, या फॉरेन करेंसी नोट्स या ट्रेवलर चेक्स फ्रॉम द बायर। सो बायर के द्वारा फॉरेन करेंसी नोट से टेंडर करना या ट्रेवलर चेक से टेंडर करना बाय द बायर। सो समटाइम द बायर में बी इन इंडिया, तो इंडिया में वो उसके पास जो फॉरेन करेंसी नोट्स हैं या ट्रेवलर चेक्स हैं उनके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। और पेमेंट आउट ऑफ FCNR और NRE अकाउंट ऑफ बायर, अगर बायर का इंडिया के अंदर FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है तो वहां से भी ये पेमेंट की जा सकती है बाय द बायर। तो बायर के ये अकाउंट डेबिट करके ये पेमेंट रिकवर हो सकती है, या थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग ओवरसीज विजिट ऑफ द एक्सपोर्टर कंसर्न्ड। सो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग ओवरसीज विजिट ऑफ एक्सपोर्टर, अगर एक्सपोर्टर ओवरसीज विजिट कर रहा है तो दिस पेमेंट कैन बी रिसीव्ड थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो। अगर ये ट्रांजैक्शन नेपाल या भूटान को रिलेट करती है तो इट कैन बी इन इंडियन करेंसी ऑल्सो। So in Indian rupees when transactions are with persons resident in Nepal and Bhutan. In the form of gold, silver, platinum by gem and jewelry units situated in SEZ provided contract provides for the same. So अगर कोई वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर यूनिट लोकेटेड है और वो ज्वेलरी या जेम्स में डील कर रहा है तो उस केस में ये पेमेंट गोल्ड की फॉर्म में, सिल्वर की फॉर्म में या प्लेटिनम की फॉर्म में भी हो सकती है। सो नॉट ओनली कि ये फॉरेन एक्सचेंज में होगी या इंडियन करेंसी में होगी, तो इट कैन बी इन दिस फॉर्म एज वेल। लेकिन ये फैसिलिटी किन के लिए अवेलेबल है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो यूनिट्स काम कर रहे हैं जेम और ज्वेलरी का।
सो above पेमेंट्स आर टू बी रिसीव्ड थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर्स। तो ये तो ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं कि ये जितनी भी पेमेंट्स हैं ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू ही आनी चाहिए। सो वही ऑथोराइज्ड चैनल है। सो आई होप जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया एवरीथिंग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। सभी को ठीक से अंडरस्टैंड हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो कर दीजिए फटाफट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। What is the maximum amount of foreign currency notes or traveler checks that can be received as payment for goods exported? Maximum amount कितना है? Not specified, any amount, up to $5,000 और equivalent, और up to $10,000 और इसका equivalent। तो मैक्सिमम अमाउंट फॉरेन करेंसी का ट्रेवलर चेक्स के थ्रू या करेंसी नोट्स के थ्रू जो इंपोर्टर है, बायर है, वो पे कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सो दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 5,000 और इट्स इक्विवेलेंट, 5,000 या उससे इक्विवेलेंट, इतना ही अमाउंट है। इन व्हाट करेंसी कैन पेमेंट्स बी रिसीव्ड व्हेन ट्रांजैक्शंस आर विद पर्सन्स रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान? नेपाल एंड भूटान में जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे होंगे उनका पेमेंट हम इनमें से किस करेंसी में रिसीव करेंगे? फॉरेन करेंसी के नोट्स, ट्रैवलर चेक्स, इंडियन रुपीस या गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम? क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल एंड भूटान, बहुत आसान सा आंसर है। सो इट इज इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एडीज एक्सेप्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली बाय चेक और डीडी? तो वो सर्कमस्टांसिस कौन है जब एक्सपोर्टर डायरेक्टली रिसीव करता है चेक या डीडी? Always regardless of the track record of exporter, only when track record of exporter is good, only when amount is below certain threshold, या only when goods are sold during overseas visit of the exporter concerned। तो किन circumstances में हम चेक्स और डीडी एक्सेप्ट कर लेंगे which are received by the exporter? तो आंसर हियर इज बी। अगर एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यानी पास्ट में उसकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी। चलिए, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी बाकी है, तो क्विकली कंप्लीट कर दीजिए लाइक डिसलाइक को। और इस स्लाइड के ऊपर जो कुछ भी लिखा है ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वट एवर इज रिटन हियर, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। यस, कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये रहता है, डू इट क्विकली। सो कंट्रीज अंडर एशियन क्लियरिंग यूनियन। एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इसमें पेमेंट सिस्टम क्या रहता है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एशियन क्लियरिंग यूनियन, शॉर्ट में हम कहते हैं एसीयू। सो एसीयू कब इस्टेब्लिश हुआ? तो इस्टेब्लिश हुआ ये 9 दिसंबर 1974 को। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट दिसंबर 9, 1974। इसका हेडक्वार्टर है ईरान के अंदर, उनकी कैपिटल तेहरान में। सो हेडक्वार्टर्स इन तेहरान इन ईरान।
और ये किसका इनिशिएटिव रहा? ये इनिशिएटिव रहा यूनाइटेड नेशंस ESCAP का, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। तो उनका ये इनिशिएटिव रहा। और किस पर्पस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया? टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए। एक, किस डेट को ये इस्टेब्लिश हुआ, फिर इसका हेडक्वार्टर है तेहरान के अंदर, किसके इनिशिएटिव के ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया गया, और किस पर्पस के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। आई होप सभी ने ये सारे एस्पेक्ट केयरफुली नोट कर लिए होंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ये काम करता है एक क्लियरिंग यूनियन के तौर के ऊपर, यानी ये एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है। सो जो भी फॉरेन ट्रेड होता है, उन कंट्रीज में जो इसके मेंबर्स हैं, तो उनके केसेस में उनकी पेमेंट कैसे सेटल होंगी, उस पर्पस के लिए ये क्लियरिंग यूनियन के तौर के ऊपर काम करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लियरिंग यूनियन यानी एशियन क्लियरिंग यूनियन इज टू फैसिलिटेट पेमेंट्स अमंगस्ट मेंबर बैंक्स फॉर एलिजिबल ट्रांजैक्शन ऑन multilateral basis, thereby economizing on the use of foreign exchange reserves and transfer cost as well as promoting trade among the participants। तो इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज की लिमिटेशंस हैं, जो थोड़ी मात्रा में इनके पास अवेलेबल रहते हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये कर सकें, तो उस पर्पस के लिए इस यूनियन को क्रिएट किया गया। Board of Directors of ACU have decided to permit ACU USD, ACU Euro and ACU Japanese for settling payment and receipt among ACU members। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कौन कौन सी करेंसीज हैं जिनके थ्रू इन कंट्रीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटलमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ACU का, उन्होंने 3 करेंसी को परमिट किया है। उनको हम ACU करेंसीज कहते हैं, और ACU करेंसीज में हमारे पास 3 करेंसीज हैं। ACU US डॉलर, सेकंड ACU यूरो, और तीसरा है ACU येन, सो जापानीज येन। तो इन 3 करेंसी को अप्रूव किया गया है बाय देयर बोर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो सेटलमेंट होनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो ये 3 करेंसीज हैं। AMU Asian Monetary Unit is non-denominated with ACU US dollars, ACU euro or ACU Japanese yen, which shall be equivalent to value of 1 US dollar, 1 euro या 1 JPY accordingly। तो ये इसको हम एशियन मॉनेटरी यूनिट कहते हैं। तो ये नॉन डिनोमिनेटेड है, लेकिन इसकी वैल्यू को किसके बराबर मानेंगे? ACU डॉलर की जो वैल्यू है वो US डॉलर के इक्विवेलेंट, ACU यूरो की जो वैल्यू है वो 1 यूरो के बराबर, और ACU जापानीज येन, इसकी वैल्यू 1 जापानीज येन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये अपने आप में नॉन डिनोमिनेटेड है एशियन मॉनेटरी यूनिट, तो इनकी अपनी कोई डिनोमिनेशन नहीं होगी, इसको वैल्यू माना जाएगा इनका इक्विवेलेंट। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम एनी ऑफ ACU मेंबर्स। ACU मेंबर्स कौन कौन से हैं? सो नंबर 1 बांग्लादेश,
नंबर 2 म्यांमार, जिसको हम बर्मा कहते हैं। नंबर 3 पाकिस्तान। नंबर 4 श्रीलंका। नंबर 5 मालदीव। नंबर 6 नेपाल। नंबर 7 भूटान। नंबर 8 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। एंड नंबर 9 इट इज इंडिया। तो ये 9 कंट्रीज हैं। तो इन 9 कंट्रीज के अंदर जो सेटलमेंट है वो AMU यानी ACU डॉलर, ACU यूरो या ACU जापानीज येन के थ्रू हो सकता है। और उसके लिए सेपरेट डॉलर, यूरो या जापानीज अकाउंट येन अकाउंट होगा मेंटेन्ड बाय AD फॉर दिस पर्पस। सो AD बैंक के साथ या AD बैंक इसको अकाउंट को मेंटेन करेगा और ये सेपरेट अकाउंट होगा विच इज मेंट फॉर दिस पर्पस। A separate USD Euro Japanese Yen account is maintained to distinguish ACU transactions separately। तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए सेपरेट अकाउंट होगा और उसका पर्पस होगा डिस्टिंग्विश करना ACU ट्रांजैक्शंस को, यानी वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज की ट्रांजैक्शंस एक डिफरेंट अकाउंट में होंगी, लेकिन जो ACU से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो इस स्पेसिफिक अकाउंट के थ्रू होंगी। For all practical purposes, it is treated US dollar currency, euro currency and Japanese yen currency, but settlement purpose इसको हम ACU डॉलर कहेंगे, ACU यूरो कहेंगे या ACU जापानीज येन कहेंगे। ट्रेड ट्रांजैक्शन जो म्यांमार के साथ होंगी, बर्मा के साथ, इनका सेटलमेंट किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में किया जा सकता है इन एडिशन टू ACU मैकेनिज्म। सो म्यांमार के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में हो सकती हैं। वर्ल्ड की 16-17 ऐसी करेंसी हैं जिनको हम फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज कहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं तो उनमें भी किया जा सकता है और ACU करेंसीज में भी जो AMU करेंसीज हैं तो उनके थ्रू भी किया जा सकता है ये ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट। Method of payment for import of eligible goods and services from ACU countries is by। तो मेथड क्या रहेगा इंपोर्ट पेमेंट्स को सेटल करने का। So this method can be credited to ACU US डॉलर अकाउंट या ACU यूरो अकाउंट या ACU जापानीज येन अकाउंट इन इंडिया of a bank of ACU member country in which other party to the transaction is resident। तो ये पेमेंट हम इंडिया में एक्सेप्ट कर सकते हैं by crediting this amount to ACU US dollar, ACU यूरो अकाउंट, ACU जापानीज येन अकाउंट। अदर मेथड क्या हो सकता है by debit to ACU US dollar, ACU यूरो, ACU Japanese yen account of AD maintained with correspondent bank in that ACU member country। तो अगर हम इंपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट का पेमेंट करना, तो इसके हमारे पास 2 मेथड हैं। एक हम क्रेडिट कर देंगे इन अकाउंट्स को इन द मेंबर कंट्री, और हम डेबिट कर देंगे ACU अकाउंट को मेंटेन्ड विद कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इन ACU मेंबर कंट्री। सो दोनों तरह के मेथड ही परमिटेड हैं। अब एक्सपोर्ट टू नेपाल एंड भूटान, इनकी सेटलमेंट कैसे होनी, बिकॉज नेपाल एंड भूटान दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ ACU।
So in cases में receipt may be in Indian currency, receipt may be in Indian currency, or receipt of export of goods to Nepal may be made in free foreign exchange also. तो यहाँ पे अगर चाहे इंपोर्टर फ्रॉम नेपाल तो वो फ्री फॉरेन एक्सचेंज में भी ये रिमिटेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपोर्टर जो है नेपाल का रेजिडेंट होना चाहिए और नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उससे उसको पेमेंट को परमिट करना होगा। लेकिन इन पेमेंट्स को ACU मैकेनिज्म के थ्रू हम रूट नहीं करेंगे इंडिया के लिए। सो सच रिसीट्स शैल नॉट बी रूटेड थ्रू ACU मैकेनिज्म, यानी ACU मैकेनिज्म उसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो दो रूट्स हमारे पास हैं, पेमेंट कैन बी डन इन इंडियन रुपी और इट कैन बी इन फॉरेन करेंसी ऑल्सो, प्रोवाइडेड दैट इज अलाउड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, दैट इज नेपाल राष्ट्र बैंक। सो अगर ये एक्सपोर्ट होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को तो वो पेमेंट कैसे आएगी? फॉर एक्सपोर्ट्स टू ईरान, receipt for export of eligible goods or services any freely convertible currencies। तो यहां से जो पेमेंट हमें मिलेगा एक्सपोर्टेड आइटम्स के लिए वो होगा किसी भी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी में। तो जैसा मैंने पहले कहा, वर्ल्ड ओवर देयर आर 16-17 फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज विच आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो उनके थ्रू ये पेमेंट ईरान के जो इंपोर्टर हैं कर सकते हैं टू एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। रिसीट एनी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू AD बैंक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑल अदर केसेस। बाकी जितने भी केसेस हैं तो उनके केसेस में ये पेमेंट मिलेगी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज के अंदर। और लास्ट में जो ACU कंट्रीज मेंबर नहीं हैं, सो दोज कंट्रीज जो इन 9 कंट्रीज के ग्रुप के बाहर हैं, पेमेंट इन रुपीज फ्रॉम अकाउंट ऑफ बैंक सिचुएटेड इन एनी कंट्री इन दिस ग्रुप। सो रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है फ्रॉम अकाउंट ऑफ बैंक, उनका इंडिया में अगर अकाउंट है तो उस अकाउंट में से वो पेमेंट ली जा सकती है। सो उन बैंकों का नॉस्ट्रो अकाउंट होगा वहां के कंट्रीज के बैंकों का, तो वहां से रुपी पेमेंट ली जा सकती है अगर उनका रुपी अकाउंट है इन इंडिया। पेमेंट इन एनी फॉरेन करेंसी, किसी भी परमिटेड करेंसी में, चाहे वो US डॉलर हो, UK पौंड हो, यूरो हो, येन हो, एटसेट्रा। तो एनी परमिटेड करेंसी, AD have been permitted to allow receipt of export of goods to be received from third party other than buyer also। so अगर पेमेंट कोई थर्ड पार्टी करना चाहती है, तो जिनको एक्सपोर्ट किया गया इंपोर्टर को वो पेमेंट नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है, तो ये पेमेंट थर्ड पार्टी से भी रिसीव की जा सकती है। तो यहाँ पे नॉट ओनली द इंपोर्टर हु इज मेकिंग पेमेंट बट थर्ड पार्टी ऑन हिज बिहाफ कैन ऑल्सो मेक द पेमेंट। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे परमिटेड मेथड्स जिनमें एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट्स रिसीव की जा सकती हैं बाय द अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई क्वेरी है रिलेटिंग टू आवर प्रोडक्ट्स तो उसके लिए आप हमें मैसेज पोस्ट कर सकते हो एट दिस ईमेल ID, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है
तो उसका जो मैसेज बॉक्स है तो आप मैसेज अपना वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलें आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।